हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल क्लास 11 बाय अनअकैडमी पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 में सेट्स चैप्टर नंबर 1 है। मैं अपने बारे में बता दूं भाई, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 साल हुए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। आज की क्लास में हम करने वाले, आज की वीडियो में हम सेट्स करेंगे। चैप्टर नंबर 1 रहता है आपकी क्लास 11 में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो तो ना तो बहुत मुश्किल है ना तो बहुत आसान है, एक अच्छा मजेदार चैप्टर रहने वाला है। और साथ के साथ चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो है हमारी क्लास 11th और क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में भी हमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसलिए चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका काफी ज्यादा चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम सेट्स कर रहे हैं तो सेट्स के बारे में पता तो होना चाहिए ना कि सेट्स होता क्या है, किसको सेट्स बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जरा ध्यान से देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। कलेक्शन किसका? ऑब्जेक्ट्स का। और वो भी क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, वॉवल्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, आपकी क्लास में बैठे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो गए, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स क्या वेल डिफाइंड होते हैं? वेल डिफाइंड का मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा देता हूं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि भैया 5 वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन के नाम लिखिए आप सारे। तो हो सकता है किसी को धोनी पसंद हो सकता है किसी को तेंदुलकर पसंद हो, तो सबकी चॉइस जो है वो अलग अलग रहने वाली है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि सबका डाटा अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी इंडियन क्रिकेट टीम में कोई मैच हुआ था, उसमें जो 11 प्लेयर खेले थे उनके नाम लिखो, तो क्योंकि उस मैच के अंदर 11 प्लेयर तो सेम ही रहे होंगे ना, तो आप सब सेम ही नाम लिखने वाले हैं, वो है वेल डिफाइंड। मतलब कि इन शॉर्ट बात करें तो जिसपे सारे लोग एग्री करते हैं उसी को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो उसी को हम सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर ये होमवर्क दे कि आपको ऑड नंबर बताओ, नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है, तो सारे के सारे क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9, यही तो चलेंगे ना। कहता रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया सब लोगों का डाटा सेम होगा। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट अगर मैं बोलूं तो क्या लिखेंगे भैया? ए ई आई ओ यू, तो सबका डाटा सेम है। तो ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऐसे बहुत सारी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकती है। इसके बाद आता है कि सर सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हमने पढ़ा कि वेल डिफाइंड क्या होता है और ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेट्स कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग 2 वेज। 2 वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी लिखा जाता है, कई जगह लिस्टिंग मेथड भी। सबसे ज्यादा रोस्टर फॉर्म की ही बात होती है हमारे पास। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म क्या होती है भाई? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया? जैसे हमने पढ़ा था कि वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट हो गए ना उसमें। तो इन एलिमेंट्स को क्या कहता है? द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। इनको कॉमा लगा के अगर हम सेपरेट करते हैं, आर इनक्लोज विद इन करली ब्रैकेट, इस तरीके का ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है इसके अंदर वॉवल्स के बारे में तो सेट में कैसे लिखूंगा? ए ई आई ओ यू। तो इस तरीके का हम करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए एक सेट बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक रोस्टर फॉर्म है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 के बारे में बात करी थी हमने। यहां पे कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो कौन सा होगा? 1 to 9 होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये करली ब्रैकेट अगर हम लगा लेते हैं तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म बन जाती है। द सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर। प्राइम नेचुरल नंबर कौन से होंगे भाई? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और डॉट 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 लग गया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइम नंबर होते हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट 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 लगा दिया उसके लिए और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म प्रेजेंटेशन हो गई सेट को प्रेजेंट करने के लिए। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, 42 को कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं भाई, 1 करता है, 2 करता है, 3, 7, 14, 21, 42। तो अगर कॉमा लगा के सेपरेट कर रहे हैं हर एलिमेंट को और कर्ली ब्रैकेट में लगा रहे हैं, इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं सेट को प्रेजेंट करने के लिए। तो हमने सबसे पहले देखी कि रोस्टर फॉर्म क्या होती, बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इन सेट बिल्डर फॉर्म द ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। जरा ध्यान से समझना, कह रहा है एक ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो उसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट ना कर रही हो। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो उन एलिमेंट को ही शो करती हो, उसके अलावा कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करती हो। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था AEIOU, आप बोलोगे ये क्या है, ये तो वोवेल्स थे। ये कौन सी फॉर्म थी, कॉमा लगा हुआ है, सेपरेट की है, ये कौन सी है, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी यूज करनी है जो इसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो देखिए मैंने एक वी सेट मान लिया कि एक वी सेट है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, इन सबको मैंने एक्स का नाम दे दिया, इन सबको क्या बोल दिया, एक्स है। एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज ए वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आप ये लाइन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से भैया आते हैं लेटर्स, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। इनके बाहर का एलिमेंट तो कोई दिमाग में नहीं आएगा ना। तो इसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी बनाते हैं जो उसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब हमारे पास ये दिया हुआ 1 2 3 6 7 14 21 42। हमने पिछले लास्ट पेज में पढ़ा था ये क्या थे, ये 42 को डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या लिख सकता हूं, एक्स सच दैट, इस पूरे को एक एक्स मान लिया। एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो डिवाइड कर रहा है किसको, 42 को डिवाइड कर रहा है। तो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इन सब एलिमेंट की जगह हम लिख देते हैं, तो उसी फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो हमने दो तरीके की पढ़ी भैया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक रोस्टर फॉर्म जहां पे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और कॉमा लगा के सेपरेट किए जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जहां पे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जाती है जो उन्हीं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि भैया सेट कौन कौन से सेट है कि नहीं है। सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जिसपे सब लोग एग्री करते हो। इन शॉर्ट बात की है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। कहता है इसमें से सेट कौन कौन सा है बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ्स क्या सेट होंगे, बिल्कुल होंगे। कौन कौन से होते हैं, जनवरी होते हैं, जून होगा, जुलाई होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर बोला जाएगा तो भैया हर कोई वही डाटा निकाल के देगा, तो ये होगा। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बात कर रहा है आपसे। अगर सबको काम दिया जाए तो क्या सबके 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स सेम होंगे, नहीं होंगे ना, सबके अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये सेट नहीं हो सकता, वेल डिफाइंड नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम्पल लिया था, क्या सबके सब जो 11 जो बेस्ट क्रिकेटर होंगे क्या सबके सेम होंगे, हर किसी की पसंद अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा भैया सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका अगर डाटा कलेक्ट करना हो तो सारे लोग सेम ही कलेक्ट करेंगे ना, तो बिल्कुल होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 से 99 सारे यही बात लिखेंगे, तो बिल्कुल होगा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे उसकी कलेक्शन करनी है, तो सबका सेम ही तो होगा ना। कौन सी अच्छी है अगर ये पूछा जाता उनकी लिखी हुई, तो सबका डाटा अलग अलग हो सकता था, हो सकता है किसी को कोई पसंद आता उनका लिखा हुआ नॉवल, किसी को कोई। लेकिन यहां क्या कह रहा है, कलेक्शन बता दो उन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे, तो सबका डाटा सेम होगा, इसलिए ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी होगा भैया सेम। कौन से होंगे भैया, तो जो जो भी होंगे सबका सेम ही होगा, ये भी है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर,
जितने भी हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, सबका डाटा तो सेम ही होगा ना, तो बिल्कुल है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर किसी को आप में से काम दिया जाए तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि नई नई भी खोज होती रहती है भैया, तो ये सेट नहीं होने वाला। तो हमें अब ये बात पता लग गई कि भैया सेट क्या होते हैं, जहां पे वेल डिफाइंड हो, जिसपे सब लोग एग्री करते हो, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ऑब्जेक्ट्स में अगर आपने देखा हो तो ऑब्जेक्ट्स तो उन्होंने कुछ भी ले लिए, लेकिन वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, फाइनल वही बात करती है। अब इसके बाद मेरे पास जो आता है वो आता है सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कहते हैं ना हम, भैया ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। बात करते हैं ना, कहां से बिलोंग करते हो भाई? भैया हम यूपी से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हो भाई? भैया हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं भाई। बिलोंग्स टू का मतलब आप वहां रहते हो, जहां आप किसी ना किसी तरीके से वहां से ताल्लुक रखते हैं, उसी को बिलोंग्स टू बोलते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कहता है एक एलिमेंट जो है सेट ए में है, वी से दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर रहता है तो उसी को बोला जाता है कि ए एलिमेंट जो है ए सेट से बिलोंग करता है। सिंबल उसका इस तरीके का होता है, इज यूज्ड टू बी डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए सेट। स्मॉल ए बिलोंग करता है ए सेट। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी राइट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पे, मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 4 5, ये एक सेट था मेरे पास, मान लेते हैं। कहता है मेरे पास कि क्या 1 ए में बिलोंग करता है? क्या 1 ए में है? ये एलिमेंट ए सेट में है। आप बोलोगे बिल्कुल है सर, तो बिलोंग्स टू हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 बिलोंग कर रहा है ए सेट से? क्या 6 बिलोंग कर रहा है? क्या 6 ए सेट में रह रहा है? क्या 6 ए सेट में है? आप बोलोगे नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। क्या 5 ए सेट में बिलोंग कर रहा है? देखोगे 5 रह रहा है भैया, एलिमेंट है इसका, तो बिलोंग्स टू है। क्या 3 बिलोंग करता है ए सेट से? क्या 3 बिलोंग करता है ए सेट से? जल्दी बताओ जरा, कमेंट में आप बताना, बिना आगे देखे वीडियो को पॉज करके। क्या 3 ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है। क्या ऐसा 3, ये एक एलिमेंट है, क्या कोई एलिमेंट ये वाला इसमें बिलोंग करता है? एलिमेंट कौन सा होता है? जहां पे कॉमा लग जाता है, 2 कॉमा के बीच में जो होता है उसे एलिमेंट बोलते हो। यहां पे भी अगर कॉमा है, इस कॉमा के बीच में ये है, 3 कहीं भी नहीं है ये वाला। हाँ, अगर मेरे से ये बोले कि क्या ये ए में बिलोंग करता है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि बिलोंग कर रहा है। देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, सेट बना हुआ है, लेकिन एलिमेंट तो यही है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आपसे बोले कोई क्या 4 बिलोंग कर रहा है ए सेट से, ये वह सेट बना के आप देखोगे कहीं भी एलिमेंट नहीं है ये वाला, तो आप बोलोगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट, तो ये ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो जो एलिमेंट उस सेट में रह रहा है वो बिलोंग करेगा, बाकी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे, वो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते भैया। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है हमारे पास? ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, क्या ये बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए सेट से? तो आप बोलोगे बिल्कुल बिलोंग कर रहा है भाई। क्या 8 बिलोंग कर रहा है ए सेट से? 8 है क्या एलिमेंट? इसमें नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। क्या 0 बिलोंग कर रहा है? 0 है ए सेट में? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू है। क्या 4 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 2 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या 10 बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो बिलोंग्स टू आपको पता लग गया कि अगर उस सेट में वो एलिमेंट है
तो बिलोंग्स टू होगा, नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ए सेट या बी सेट कुछ भी होगा वो हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, कह रहा है इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। अगर मैं ये पूछूं ये कौन सी फॉर्म दे रखी है सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी हुई है और कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो उसे क्या बोलते हैं भैया, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो ये कौन सी दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है अपने को। और क्या कह रहा है, क्या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कह रहा है x क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव में भी होते हैं, एंड -3 के इक्वल है और लेस देन 7 है। तो कौन कौन सा होगा, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, 7 से स्मॉलर है और -3 के इक्वल था इसलिए इक्वल लगाया। तो मेरे पास बन चुकी है रोस्टर फॉर्म। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है x सच दैट, x क्या है, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है जो 6 से स्मॉलर है, तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये मेरे पास क्या बन गए, नेचुरल नंबर बन गए भाई जो 6 से स्मॉलर थे। आगे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है मतलब 10 से स्टार्ट होने वाले। सच दैट द सम ऑफ ए डिजिट इज 2, जिनका डिजिट का सम कितना है, सॉरी 8 है, जिनका डिजिट का सम कितना है 8 है, 2 डिजिट नंबर। अब ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट नंबर है जिनको ऐड करने पे जिनकी डिजिट को 8 आता हो। देखिए सबसे पहले कौन सा होगा भैया जिसको 8 आता हो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 10 तो अगर मैं 11 की लाइन में देखूं तो कौन सा होगा, 17 होगा। 20 की लाइन पे देखूं तो 26 होगा। इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 7 + 1 6 + 2 3 की लाइन में देखें तो 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और होगा 80 भी होगा। बहुत सारे बच्चे 80 नहीं इंक्लूड करते, भूल जाते हैं। इनका डिजिट का सम भी तो कितना होगा भी, 80 तो होगा। और जब 80 आता है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 0 और 8 भी तो है 2 डिजिट, क्या ये 2 डिजिट है भाई, मैं 0 8 लिख दूं तो ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। भाई ये अभी भी कितना है, 1 डिजिट ही है, यूनिट प्लेस ही तो है सिर्फ 8। तो ये नहीं होता, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 08 भी लिख देते हैं जहां 80 लिखना भूल जाते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। क्लियर है, तो रोस्टर फॉर्म पता लग गई कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है। एलिमेंट को कॉमा लगा देंगे तो मेरे पास हो जाएगी। x इज ए प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को डिवाइड करता है। ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देते हैं। पहला प्राइम नंबर 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है 60 को, तो 2 आ गया। दूसरा कौन सा होता है 3, क्या 60 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। फिर आ गया 5 डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। तो इसके आगे ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, अब बात आती है रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की। तो रोस्टर फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना, एक एलिमेंट कभी भी एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। और दूसरी बात, कभी भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता, हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 5 3 2, कोई दिक्कत नहीं थी। सारे एलिमेंट आने चाहिए, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे भी लिख सकता था 3 5 2, कोई इशू नहीं रहने वाला। तो ऑर्डर आगे पीछे करके लिख सकते हो और एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है, 2 बारी नहीं लिख सकते। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। इस वर्ड में जितने लेटर्स है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, टी आ गया, कॉमा आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। फिर से ओ आ रहा है, ओ तो आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखना। फिर कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, टी लिख चुके हो नहीं आएगा, आर लिख चुके हो नहीं आएगा, कौन सा आ जाएगा, वाई आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरा हो गया
ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सारे लेटर्स एक सेट में आ गए। फिर कह रहा है बेटर, बेटर को अगर लिखना तो कैसे लिखोगे भाई, बी लिख दूं, ई लिख दूं, टी लिख दूं, ई आ गया और आर आ गया। ऑर्डर को आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेट के अंदर। अब बात करता है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में करो भैया। अभी हम सेट बिल्डर से कहां कर रहे थे, रोस्टर में कर रहे थे। अब हमें रोस्टर में दे दिया है, कह रहा है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। एक ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी यूज करो जो इनके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और सेट क्या दिया अपने को, 3, 6, 9 और 12 एलिमेंट दिए एक सेट के अंदर। ये एक ए सेट है, ये एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12। अब जैसे ये पढ़ रहे हो गया, आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो 3 के टेबल में आते हैं, तो हम ये लिख देते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 लिख देते। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 के बारे में बात करूं तो 15 भी होता है, 18 भी होता है, 0 भी होता है ना। तो किस तरीके से हम लिखे ऐसी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी जो इसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट ना कर सके और सिंपल वे में लिखनी है। टिपिकल तो कई चीजें लिख सकते हैं, ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कोई भी पढ़े और उसका आंसर बता सके कि भैया 3, 6, 9, 12 आपका आंसर है अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते। तो मैंने इसे ए माना था, तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट, इन सबको एक्स मान लिया। एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3। आपने सही सोचा था कि 3 के टेबल में आते, 3n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n जो है 1 से ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 बोल सकता हूं क्या, ये बात। जहां इसकी जगह मैं x इज लेस देन इक्वल टू 4 भी बोल सकता था, जहां x इज लेस देन 5 भी बोल सकता था, और ऊपर लिख दिया मैंने नेचुरल नंबर है। तो इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर ऊपर लिख दे कि n क्या है, नेचुरल नंबर। अब देखो 5 से स्मॉलर है, पहला नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 बन जा 3, 2 पुट करूंगा 6, 3 पुट करूंगा 9, 4 पुट करूंगा 12। तो 5 से स्मॉलर थे, जब 4 और 4 से स्मॉलर थे तो 4 तक ही करना था, और पहला नेचुरल नंबर तो 1 ही होता है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये तीनों में से कोई भी एक लिख देते तो मेरा आंसर बिल्कुल सही माना जाता, बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल सही होती। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से अगर आप देखो 2, 4, 8, 16, 32 ये क्या है। आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 तो 6 भी होता है, मल्टीपल ऑफ 2 तो 10 भी होता है, 12 भी होता है, तो वो तो नहीं है। तो किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो बिल्कुल उसको पेपर पे लिखो, कुछ गलत होगा तो हम उसको सही कर लेंगे। क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूं कि x सच दैट x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n इज लेस देन और इक्वल टू 5 लिख सकता हूं ये बात। देखो 2 रेज़ टू दी पावर 1 कितना होता, 2 होता, नेचुरल नंबर 2 दूसरा पुट करूंगा तो 4 होता, फिर 3 पुट करूंगा तो 8 होगा, 4 पुट करूंगा तो 16 होगा, और 5 पुट करूंगा तो 32 होगा क्या। तो मैक्सिमम आपको कहां तक करना है, 5 से स्मॉलर। इसकी जगह n इज लेस देन 6 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। n क्या है, नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है, तो पहला तो 1 ही आएगा ना, और 1 से 5 तक ही जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं इतनी सी बात लिखता हूं तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर आएगा तो देखेगा कि n क्या है, 5 से स्मॉलर है और इक्वल टू है, पहला 1 डालेगा तो 2 मिल जाएगा, 2 डालने पे 4 मिल जाएगा, 3 पे 8 मिल जाएगा, तो उसको वही एलिमेंट मिलेंगे, इसके बाहर के एलिमेंट को प्रेजेंट नहीं कर रही ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कह रहा है, 5, 25, 125, 625। तो ये आप खुद अब बना सकते हो। क्या कह रहा है कि ए सेट क्या है,
5 है 25 है, तो अब आपको क्लिक हो चुकी होगी कि इसकी जगह क्लिक लिखना है x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कितना है 3 और 1 4, n इज लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हो, n इज लेस देन 5 लिख सकते हो, 1 2 4 लिख सकते हो, वो जैसी आपकी मर्जी है वो आप उस तरीके से लिख सकते हो। 2 4 6 क्या है भैया ये x क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हो ना, इवन नंबर नहीं बोलूंगा क्योंकि इवन नेगेटिव में भी हो सकता था, तो इवन नेचुरल नंबर बोल सकते हो। 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, क्लियर है। और भी तरीका है उसको लिखने का, x सच दैट x इक्वल टू 2n लिख दूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दूं तो भी हो जाएगा। 2 है ना तो नेचुरल नंबर तो 1 ही होगा, फिर 2 होगा 3 होगा 4 होगा, तो वो हमें देता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ये क्या है भाई, 1 है 4 है 9 है 100 है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, अगर मैं इसको फिर से A सेट बोल दूं या B सेट कुछ भी आपको मान सकते हैं उसमें, ठीक है। तो A क्या है हम इसमें सच दैट क्या क्लिक कर रही है वे बात 1 4 9, ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, तो x इक्वल टू क्या मैं इसे n स्क्वायर बोल सकता हूं। n क्या है, फिर से वही n एक नेचुरल नंबर है एंड कहां तक है 10 तक, n इज लेस देन इक्वल टू 10 बोल दूं तो चलेगा क्या काम। अगर मैं 10 है 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करने पे 4, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 16, 5 पे 25 और 10 पे कितना मिल जाएगा भाई 100 मिल जाएगा। 10 से आगे पुट कर नहीं सकते, तो हमारा आंसर इसके बाहर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, सारे एलिमेंट लिखने हैं, मतलब कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, किसमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करेंगे। ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर आते ही आपके दिमाग में क्या आ रहे होंगे भाई, 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा और डॉट 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 सारे तो लिख नहीं सकते। x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से स्मॉलर है, तो -1/2 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर होता है भाई, 0 ही तो होता है। फिर कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना 9/2, 4 डेसिमल 5 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 4 ही तो होगा, तो कौन से बन गए, तो ये बन गया भाई मेरे पास सेट, क्लियर है। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, x क्या एक इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, x क्या है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा x कौन कौन से है जिनका स्क्वायर करने पे जो इंटीजर हो और वो 4 से स्मॉलर आता हो, तो कौन कौन से इंटीजर है ऐसे, देखो -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा तो 4 के इक्वल है, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा 4 से स्मॉलर है, 0 का स्क्वायर करोगे क्योंकि इंटीजर बात कर रहा है तो 4 से स्मॉलर आएगा, फिर +1 का स्क्वायर करोगे तो 4 से स्मॉलर आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा 4 आएगा, इक्वल टू है। अब 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा, वो भी ग्रेटर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा एक सेट बन चुका है जिसे हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये सेट चैप्टर ऐसा है, स्टार्टिंग का अगर बात करूं तो थोड़ा थ्योरेटिकल वे में है, क्योंकि हमें आदत 10th से जब 11th में आते हैं तो हमें आदत बड़ी होती है क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सॉल्व करने की, सुनने की आदत कम हो चुकी होती है क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करने होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें सुनना ज्यादा पड़ेगा और छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी हमारी कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाता है सुनने को। लेकिन 11th में अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स में जाएंगे तो आपको सुनेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। X इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। अब वर्ड का बनाना है हमें, तो एक एलिमेंट एक ही बार आता है तो कौन कौन सा आ जाएगा, L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा, A आ जाएगा, L नहीं लिखना, ऑर्डर आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, जिसमें 31 नहीं होते डेज, उसका सेट बनाना है, बना लोगे। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं 1 4 9 16 25 है तो आपको क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं,
x क्या है, x इक्वल टू n स्क्वायर है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर हम देखें तो भैया ये तो क्या होगा, रेशनल नंबर में 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। इसको किस तरीके से लिख सकते हो भाई, क्या कहना चाह रहा है कवि इस कविता में, क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो कवि जो कह रहा है इस कविता में कि x सच दैट x क्या है, x इक्वल टू n अपॉन में n+1 की फॉर्म दी हुई है। ऊपर 1 है तो नीचे एक ज्यादा है, ऊपर 2 है तो नीचे एक ज्यादा है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, एक ज्यादा है। तो ऊपर n है तो नीचे कितना है, n+1 दिया हुआ है, वेयर n बिलोंग्स टू कितना है, नेचुरल नंबर। और स्टार्टिंग कहां से है, 1 से है, और मैक्सिमम कितना है, 6 तक है। तो n क्या है, लेस देन और इक्वल टू 6 बात बोल सकता हूं भाई मैं इस बात में, और जहां लेस देन 7 भी बोल सकता हूं नेचुरल नंबर को। तो 6 पुट करने पे कितना आएगा, 6 + 1 7, तो मैक्सिमम यहीं तक आने वाला है मेरे पास। तो क्लियर है भाई।